यस क्लास निकाल लीजिए। पेज नंबर 151, पेज नंबर 151 पे 7वां प्रश्न है। चैप्टर का 7वां प्रश्न आज क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 151 का 7वां प्रश्न है। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बुक में देखेंगे साथ के साथ। ए बी सी 31 मार्च 2017 ए बी सी का 31 मार्च 2017 का चिट्ठा निम्न प्रकार है। वे अपनी पूंजी के अनुपात में क्या करते हैं, लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। मतलब उनका P&L रेशो क्या है, उनका कैपिटल रेशो है। जो पूंजी का अनुपात है वही क्या बन जाएगा, उनका लाभ हानि का अनुपात बन जाएगा। नीचे दिया गया उनका बैलेंस शीट, जिसमें कैपिटल है ए बी सी की 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। जनरल रिजर्व का बैलेंस है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है, WCR है। उसके बाद क्रेडिटर्स है, इधर लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक दे रखा है। डेप्टर्स में से PBD क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है, और कैश बैलेंस दे रखा है। ठीक है, ये थी आपकी बैलेंस शीट। अन्य सूचनाओं में क्या है, 31 मार्च 2017 को ए ने फर्म से अवकाश ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की तथा अन्य साझेदारों ने फर्म को चालू रखने का निर्णय लिया। संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार किया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग भूमि भवन का मूल्य 30% से क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। मशीन पर 20% की दर से क्या लगाया जाए, हरास लगाया जाए। और 17,000 रुपये के बैड डेब्ट्स हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति दावा WCR कितना है, 8,000 रुपये माना गया है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,40,000 रुपये किया गया है तथा ए के ख्याति का हिस्सा B और C के पूंजी खाते से जिन्होंने फर्म को चालू रखने का निर्णय लिया है से किया जाएगा। मतलब ए की गुडविल कौन देगा, ए को गुडविल देंगे B और C। किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। तो हमें पहले से ही पता है। सवाल में ए और B और C का नया अनुपात दे रखा है 4:3। इस सवाल का भी जो सेकंड लास्ट है ना, छठा पॉइंट है, सॉरी छठा पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है। इसमें बताया गया है कि नई फर्म की कुल पूंजी का योग ए के अवकाश से पहले वाली पूंजी के क्या माना जाएगा, बराबर माना जाएगा, जिसे शेष साझेदार अपने P&L रेशो में रखेंगे। मतलब क्या है, नई फर्म का मतलब B और C की पूंजी, B और C की फर्म की, ये तो चला जाएगा। तो B और C की फर्म की कैपिटल वही होगी जो पहले वाली फर्म की कैपिटल थी। तो पहले वाली फर्म की कैपिटल कहाँ है, आप सवाल में देखें। सवाल में A B C की कैपिटल का योग दे रखा है 7 लाख, 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, 7 लाख। तो ये कह रहा है, इस लाइन का मतलब ये है कि जब 3 पार्टनर थे तब भी पूंजी 7 थी। अब A चला जाएगा और B और C बचेंगे, तो अभी भी पूंजी क्या माननी है, 7 लाख की माननी है। लिखा है ना, नई फर्म की पूंजी वही है जो पुराने वाली फर्म की पूंजी है। तो पुरानी फर्म की पूंजी नई कितनी थी, 7 लाख थी बैलेंस शीट में, तो नई फर्म की पूंजी भी क्या मानी जाएगी, 7 लाख ही मानी जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि ए को जो पेमेंट करनी है उसमें से 50,000 रुपये तो उसे क्या दिए जाएँ, नगद दिए जाएं, और बाकी सारा उसके लोन अकाउंट में क्या कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए। चलिए करते हैं काम स्टार्ट। सबसे पहले क्या आएगा, रिवोल्यूशन आएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट साइड दो ही हैं, आपको पता है, DR एंड CR। डेबिट साइड लॉस, क्रेडिट साइड क्या है, प्रॉफिट। अब लॉस देखते हैं। लॉस में सबसे नंबर 1 से चल पड़ते हैं अपन, तो 3 ही पॉइंट हैं ये। भूमि भवन को 30% बढ़ाया जाए। भूमि भवन का मूल्य बढ़ेगा तो लाभ ही है, लाभ है तो मामला कहाँ जाएगा, CR में जाएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना, भूमि भवन की मूल्य है 2 लाख, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख है। 2 लाख का कितना परसेंट बढ़ाना है, 30%। तो 2 लाख का 30% कितना आएगा, 60,000 पे वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, मशीन को 20% कम करना है। मशीन की वैल्यू 3 लाख है, 3 लाख का 20% भी कितना होता है, 60,000 ही है। मगर यहाँ मूल्य कम हो रहा है तो ये DR में आ गया। मतलब एक संपत्ति का मूल्य बढ़ा 60,000 तो क्रेडिट में गया, एक संपत्ति का मूल्य घटा 60,000 तो कहाँ गया, डेबिट में गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये जो इस क्वेश्चन का तीसरा एडजस्टमेंट है, ये अच्छा है, ये समझने वाला सा मामला है। ये कह रहा है 17,000 रुपये के बैड डेब्ट्स हो गए। नियम क्या कहता है कि अगर आपके सवाल में PBD है, अगर आपके सवाल में PBD है तो सारे के सारे बैड डेब्ट्स जो है वो PBD खाते में से कटने चाहिए। क्योंकि PBD बनता ही क्यों है, PBD बैड डेब्ट्स को रिटर्न ऑफ करने के लिए बनता है। ओके, तो अगर आपके पास PBD है तो बैड डेब्ट्स कहाँ जाना चाहिए, PBD अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है, मान ली बात। बट आपके सवाल में PBD है कितना, हमारे सवाल की बैलेंस शीट में PBD केवल 10,000 ही है, जबकि बैड डेब्ट्स कितना हो रहा है इसका, 17,000 हो रहा है।
तो बैड डेप्ट ज़्यादा है और पीबीडी क्या है, कम है। कितना कम है, 7,000। बैड डेप्ट 17 है, पीबीडी 10 है, तो 7,000 के बैड डेप्ट क्या हैं, ज़्यादा हो गए ना। तो जो एक्स्ट्रा बैड डेप्ट है ना, वो कहाँ जाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएंगे। किस नाम से, टू डेप्टर के नाम से। कितने रुपए, 7,000 रुपये। ये एक सबसे बढ़िया एडजस्टमेंट था। देखो अगर यहाँ पे बैड डेप्ट 10 ही होते तो हम ये मानते कि 10 ही बैड डेप्ट है, 10 ही पीबीडी है, तो 10-10 कट के कहीं कोई भी एंट्री नहीं होती। बट हमारे यहाँ तो उल्टा मामला है कि पीबीडी है कम और बैड डेप्ट्स क्या है, ज़्यादा। तो जो एक्स्ट्रा बैड डेप्ट्स हैं, पीबीडी से ज़्यादा जो बैड डेप्ट्स हैं, उन्हें हमने रिवोल्यूशन अकाउंट के डीआर साइड में क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट मामला। इसका क्या निकालना है, खाते का बैलेंस निकालना है। खाते का बैलेंस डीआर का ज़्यादा है, डीआर का योग है 67,000। सीआर में तो एक ही अमाउंट है, कितने रुपए की, 60,000 की। तो 67 में से कितने माइनस कर दिए, 60,000 माइनस कर दिए, बैलेंस कितना बचा, 7,000 का लॉस। लॉस किस में डिवाइड होगा, पार्टनर्स में। तो हमने लिख दिया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। 7,000 की हानि को इन तीनों में क्या करना है, डिवाइड करना है। किस रेशो में, कैपिटल रेशो में, क्योंकि ये बोल रहा है कि कैपिटल रेशो को ही P&L का रेशो मान लो। तो कैपिटल कितनी है, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, बैलेंस शीट से देख ली मैंने। तो पूंजी है 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो रेशो आएगा 2:3:2। तो 2:3:2 क्या है, इनका कैपिटल का रेशो भी है और प्रॉफिट का रेशो भी है। और ये 7,000 इसने 2:3:2 में डिवाइड किए हैं। तो पहले के हिस्से में आते हैं 2,000, दूसरे के हिस्से में आते हैं 3,000, तीसरे के हिस्से में कितने आते हैं, 2,000, और कुल 7,000 की हानि का तीनों में क्या कर दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया है। ये लीजिए, यहाँ तक क्या हो गया, आपका रिवोल्यूशन अकाउंट पूरा हो गया। रिवोल्यूशन अकाउंट में 3 ही मदें थी भाई, 2 तो डीआर में, 1 सीआर में। एक संपत्ति बढ़ी तो क्रेडिट और 2 संपत्ति घटी तो डेबिट। डिफरेंस आया 7,000 का लॉस, जिसे हमने ए बी सी के कैपिटल रेशो, जिसे P&L रेशो मान लिया गया है, में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ओके, अब बारी किसकी आएगी, अगला स्टेप क्या रहता है, अगला स्टेप रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 कॉलम ही डीआर में है, 3 कॉलम ही कहाँ है, सीआर में है। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी आएगा। बाय बैलेंस बीडी कहाँ से देखेंगे, बाय बैलेंस बीडी देखिए, बाय बैलेंस बीडी आप अपनी बैलेंस शीट में देखो कितना दे रखा है। बाय बैलेंस बीडी दे रखा है ए बी सी का 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए। ठीक है, तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 2 लाख, 3 लाख और कितने रुपए, 2 लाख रुपए। 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख क्या आ गया, आपका बाय बैलेंस बीडी आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट को चेक करते हैं कि क्या बैलेंस शीट में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो पूंजी खाते से संबंध रखता है, पूंजी खाते में आने वाला है। हम जनरली क्या करते हैं, बैलेंस शीट पूरी ही चेक करते हैं ना, कि लायबिलिटी साइड का कोई मामला या एसेट साइड का कोई मामला जो पूंजी खाते से क्या रखता है, संबंध रखता है। हमने इसने दे रखा है जनरल रिज़र्व, कितने रुपए का जनरल रिज़र्व दे रखा है, इसने 35,000 रुपये का क्या दे रखा है भाई, जनरल रिज़र्व दे रखा है। और इस 35,000 के जनरल रिज़र्व को हमने इन तीनों के 2:3:2 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमने लिखा बाय जनरल रिज़र्व कितने रुपए, 35,000, और 35,000 का जो जनरल रिज़र्व है वो क्या किया गया है, 2:3:2 में डिवाइड किया। तो 35,000 को जब 2:3:2 में बांटा तो ए को मिलेंगे 10,000, बी को मिलेंगे 15,000, सी को कितने मिलेंगे, 10,000। हमने जनरल रिज़र्व जो 35,000 का दिया गया है उसे इन तीनों ही पार्टनर्स के 2:3:2 अनुपात में क्या कर दिया है, बांट दिया गया है। ओके, अब इसके बाद नीचे इसने वर्क्समैन कंपनसेशन रिज़र्व दे रखा है 15,000 रुपये का। देखो वैसे तो अभी तक पिछले सभी सवालों में हम WCR पूरे का पूरा ही पार्टनर्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहले वाले सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही किया हमने। पर इस सवाल के चौथे पॉइंट में इस लाइन लिखी है कि WCR रखना है 8,000 रुपये। तो WCR है कितना, 15,000 है, ये बोल रहा है 8,000 तो रखना ही है। तो इसका मतलब 7,000 का जो है ना डिफरेंस का ऊपर का जो बच गए 7,000, 15 माइनस 8, 7,000 का WCR फ्री है, जिसे हमने तीनों पार्टनर्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है बाय WCR।
7,000 को बांटा 2 3 2 में तो 2,000 3,000 और 2,000 रुपये आया। ये थोड़ा समझना भाई कि अभी तक मैंने जितने भी सवाल किए ना, जिन जिन में WCR आया था, हम पूरे का पूरा WCR ही क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे पार्टनर्स के अंदर। बट इस सवाल में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 में ये बोल रहा है कि 8,000 रुपये का WCR तो तुम्हें रखना ही है। तो बैलेंस शीट में कितना दे रखा है, WCR 15, ये कह रहा 8 तो रखो, तो बच कितने गया, ऊपर का 7,000 बच गया ना। तो 7,000 का WCR आप क्या कर सकते हैं, तीनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया है बाय WCR, ये प्रॉफिट है 2 3 2, मतलब 7,000 को जब 2 3 2 बांटा तो वही आएगा 2,000 3,000 और 2,000 रुपये हो गया। ओपनिंग बैलेंस भी आ गया, जनरल रिजर्व भी आ गया, WCR भी आ गया। एसेट साइड में कोई गुडविल अकाउंट तो है नहीं, अगर गुडविल अकाउंट होता तो उसे बंद कर देते। चलो छोड़ो, काम पूरा है बैलेंस शीट का। अब आते हैं हम रिवोल्यूशन की ओर। रिवोल्यूशन में तो लॉस आया था, और लॉस कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के DR साइड में जाता है, तो टू रिवोल्यूशन अकाउंट। और हमने वो 2,000 3,000 2,000 की हानि इन तीनों ही पार्टनर्स के खाते में क्या कर दी है, ट्रांसफ़र कर दी है। ओके, अब इसके बाद ये आता है गुडविल का मामला। गुडविल का मामला दिया गया है पॉइंट नंबर 5 में कि फ़र्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है, 1,40,000 रुपये किया गया है। ठीक है, फ़र्म की ख्याति का मूल्यांकन क्या किया गया, 1 मिनट भाई जस्ट होल्ड करना। अरे मैं क्लास में हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। क्लास में हूँ मैं, बाद में फ़ोन करूँ, क्लास हो जाए वीडियो। जल्दी बोल फिर। हाँ अरे मैं क्लास ले रहा हूँ, वीडियो की क्लास ले रहा हूँ स्कूल की, तो मैं कैसे करूँ बीच में होकर? नहीं 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 नहीं, तुम मुझे काम करने दो मेरे का। चलिए भाई, सॉरी, आगे देखते हैं। WCR आ गया। अब हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर 5 करना है कि ख्याति का मूल्यांकन 1,40,000 रुपये किया गया है। तो 1,40,000 तो पूरी फर्म की ख्याति है, जाने वाला ख्याति लेके जाएगा। ये एडजस्टमेंट सभी सवालों में आ रहा है। देखो, जाने वाला क्या लेके जाएगा, ख्याति लेके जाएगा। उसे ख्याति कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। तो हम 7वें सवाल पे आ गए हैं, और 1 से लेके 6 तक सभी सवालों में हमने ये काम किया है कि रिमेनिंग पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर क्या देते हैं, ख्याति में हिस्सा देते हैं। कौन से अनुपात में, गेनिंग रेशो में, क्या फ़ायदे के अनुपात में। ओके, तो इसके लिए तो तुम्हें भाई क्या करना पड़ेगा, जाने वाले की ख्याति निकालनी पड़ेगी, सारा मूल्यांकन करना पड़ेगा। ये यहाँ पे दे रखा है सारा गुडविल का एडजस्टमेंट, ये देखो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी देखते हैं गुडविल का क्या एडजस्टमेंट है। चलिए, सबसे पहले निकालनी पड़ेगी कि एक ही ख्याति कितनी है, एज शेयर इन गुडविल। पूरी फर्म की ख्याति है 1,40,000, सवाल के चौथे पॉइंट में दिया हुआ है 1,40,000। 5वें पॉइंट में पूरे सवाल में फर्म की ख्याति दी गई है 1,40,000, और जो ए है, जा रहा है ए का हिस्सा कितना है, 2/7, 2 3 2 था ना अनुपात, 2 3 2। तो ए का हिस्सा है 2/7, तो 1,40,000 का 2/7 कितना बनता है, 40,000 रुपये बनता है। इसका मतलब ख्याति में ए का हिस्सा कितना है, 40,000 है। ये 40,000 उसे कौन देंगे, बी और सी देंगे। किस रेशो में देंगे, गेन रेशो में देंगे। तो तुम्हें पहले बता रखा है मैंने कि जाने वाले को ख्याति कौन देते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स देते हैं। किस रेशो में देते हैं, गेनिंग रेशो में देते हैं। तो जाने वाले को ख्याति मिलेगी 40,000, कौन देंगे, बी और सी। किस रेशो में, गेन रेशो में। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओके, तो ओल्ड तो मैंने सवाल में ऊपर निकाला ही है, कैपिटल रेशो, वो दे रखा है 2 3 और 2। ये इनका क्या है, ओल्ड रेशो है ABC का। न्यू सवाल में ही दे रखा है, न्यू सवाल में B और C का है 4 और 3 अनुपात। तो पुराना तो है 2 3 2 और नया है 4 और 3। तो B का न्यू माइनस ओल्ड, B का न्यू कितना है 4/7, ओल्ड कितना है ऊपर 3/7। तो 4/7 माइनस 3/7 बराबर 1/7। ऐसे ही C का नया कितना है 3/7, पुराना कितना है 2/7। तो 3/7 माइनस 2/7 बराबर 1/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। B और C का गेन रेशो कितना आ गया, 1:1। ओके, अब इस 1:1 के लिए हमें एंट्री करनी है। एंट्री आपको पता है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, B और C है। तो एंट्री बनेगी B's कैपिटल अकाउंट DR, C's कैपिटल अकाउंट DR टू A's कैपिटल अकाउंट, BDR CDR टू A, रिमेनिंग DR टू रिटायरिंग। 2A में पहले हम लिखते हैं कितने देने हैं, ए को ख्याति के, ये रहे यहाँ पे, ए को ख्याति के मिलेंगे 40,000 रुपये, यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने।
ए को ख्याति के कितने मिल रहे हैं, 40,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ए की ख्याति मैंने पहले क्रेडिट कर दी 40,000, और अब यही 40,000 बी और सी के डेबिट होंगे किस रेशो में, 1:1 फ़ायदे के अनुपात में। तो इसका मतलब 40,000 के क्या कर दो, 2 बराबर टुकड़े कर दो, 1:1 में कितने आएंगे, 20-20 हज़ार रुपये आएंगे। ये हो गया हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट की रिमेनिंग पार्टनर्स डी आर, मतलब ए इज़ कैपिटल अकाउंट डी आर, सी इज़ कैपिटल अकाउंट डी आर, 2A कैपिटल अकाउंट, और ए की ख्याति आई थी 1:40 में 2/7 40,000, और वो 40,000 उसके तो हो गए सी आर, इन दोनों के हो गए डी आर, किस रेशो में, गेनिंग के रेशो में। ओके, अब इस एंट्री को अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैंने ऊपर पहले ए, बी और सी को मैं डेबिट कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा है 2। आप कैसे, आप पहले क्रेडिट कर दो बाद में डेबिट कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले लिखा मैंने 2A, क्योंकि बी और सी को डेबिट करना है ना ए के नाम से, तो 2A, और बी को डी आर किया 20,000 और सी को भी डी आर कर दिया 20,000। कौन सा अमाउंट, ये गुडविल का अमाउंट, इस अमाउंट से। ऐसे ही ए को क्या करना है, सी आर करना है, तो ए को हमने सी आर किया है बाय बी और बाय सी के नाम से, कितने रुपए, 20-20 हज़ार रुपये इन दोनों के खातों, मतलब इनके एक के अकाउंट में क्या किए गए हैं, क्रेडिट किए गए हैं। तो देखो एंट्री वैसे समझ लो, रिमेनिंग पार्टनर तो क्या हुए गुडविल के लिए डी आर, और रिटायरिंग पार्टनर क्या हुआ गुडविल के लिए 40,000 रुपये से सी आर, 20 और 20 40। तो ये गुडविल का एडजस्टमेंट है, रिमेनिंग को डी आर करो, रिटायरिंग को सी आर करो, किस रेशो में करो, गेनिंग रेशो में करो। यहाँ तक काम हो गया। अब हमें क्या निकालने हैं, बस हमारा लास्ट लेवल आ गया सवाल का, जिसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट निकालते हैं। सबसे पहले ए का खाता बंद करते हैं, क्योंकि ये तो रिटायर हो रहा है। ए के लिए इसने बोला है कि ए को 50,000 रुपये तो नगद दे दो, बाकी सारा उसके लोन अकाउंट में डाल दो। तो मैंने लिख दिया 2 कैश 50,000, 2 कैश 50,000 रुपये क्या कर दिए, उसके लोन अकाउंट में भी डाल दिए। अब ए का बैलेंस निकालते हैं। ए का सी आर साइड का योग है 252, 2,10,000, 2,000, 20,000, 20,000 यूँ करके इसका आ रहा है 252, और इधर कितने हैं, 52,000, ये रहे 52,000। तो 252 में से 52 गए तो बचा कितना, 2 लाख। 2 लाख उसके लोन अकाउंट में क्या कर दिया गया है, 2 लोन अकाउंट के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये इसका बैलेंसिंग फिगर है, ये का बैलेंसिंग फिगर है जो ए के लोन अकाउंट में क्या हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है। हो गया मामला यहाँ तक तो ओके, कि ए का जोड़ लगाया और ए के जोड़ में से 52,000 माइनस किए तो 2 लाख रुपए आ गए, और 2 लाख रुपए उसके लोन अकाउंट में डाल दिए। अब बचे कौन, बी और सी। बी और सी के लिए तो तुम्हें 7वां पॉइंट है क्या ये सवाल का, ये है 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट में तुम देखो, 6 नंबर पॉइंट में साफ लिखा हुआ है कि नई फर्म की पूंजी, नई फर्म की पूंजी का मतलब बैलेंस सी डी, ये नई फर्म की पूंजी बैलेंस सी डी को बोलेंगे। ये कह रहे नई फर्म की पूंजी उतनी होगी जितनी रिटायरमेंट से पहले पुरानी बैलेंस शीट में थी, 7 लाख। मगर उस 7 लाख को पहले 3 में डिवाइड किया था, मगर ए तो चला गया, तो वही 7 लाख अब बी और सी में डिवाइड होगा। कौन से रेशो में, इनके न्यू रेशो में। ओके, तो इसका बनाना पड़ेगा हमें पहले वर्किंग नोट। तो ये इसका वर्किंग नोट यहाँ बनाया गया है, देखिए ये रहा, ये रहा। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म पुराने वाली है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख कितने रुपए, 7 लाख रुपए। ओके, अब यही 7 लाख हमें बी और सी में डिवाइड करनी है, इनके नए रेशो में 4 और 3 में। तो 7 लाख को जब 4-3 में डिवाइड करोगे तो एक आदमी का तो आएगा 4 लाख और दूसरे का कितना आएगा, 3 लाख। तो आपने क्या किया, 7 लाख की अमाउंट को 4-3 में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, और 4 लाख और 3 लाख रुपए इनकी पूंजी डिसाइड कर दी, किसकी, बी और सी की। ओके, अब ये पूंजी क्या करनी है आपको, इनके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करनी है। मैंने यहाँ ये देखिए, यहाँ पे दोबारा पूंजी खाते में आ गए हम लोग। तो यहाँ मैंने लिख दिया है 2 बैलेंस सी डी, 4 लाख और 3 लाख, बी और सी का। ठीक है, अब बैलेंस सी डी लिखने के बाद आपको इनका खाता क्या करना है, बंद करना है। मतलब बैलेंस शीट लिखने के बाद खाते का क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब सवाल में ये नहीं बता रखा कि बैलेंसिंग फिगर कैश अकाउंट में डालना है कि करंट अकाउंट में डालना है, क्योंकि पीछे वाले कुछ न्यूमेरिकल्स में लिखा आ रहा है कि आप क्या करना है, आपको जो बैलेंसिंग फिगर आए वो कैश अकाउंट में डालना है। कहीं लिखा हुआ था आपको बैलेंसिंग फिगर क्या डालना है, करंट अकाउंट में डालना है। भाई इस सवाल में तो कोई सूचना ही नहीं है भाई कि कैश में डालें या करंट में डालें। तो जब सवाल में कोई सूचना नहीं होती तो हम क्या करते हैं, बैलेंस को कैश अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कुछ नहीं बताया हो तो बैलेंस कैश अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ओके, चलिए अब निकालते हैं बैलेंस। पहले बी का बैलेंस निकालते हैं। बी के इन दोनों का ही डी आर का ज़्यादा आ रहा है। बी का डी आर साइड का योग है 4,23,000, 4 लाख प्लस 20,000 और ये 3,000, 4,23। और इधर कितना आ रहा है, इधर इसका आ रहा है 3,15,000 और 3,18,
तो 4,23,000 में से 3,18,000 क्या कर दिया, बी का माइनस कर दिया सी आर वाला, तो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,05,000, जो किस नाम से दिखाना है, बाय कैश के नाम से दिखाना है। ऐसे ही सी का निकाल लो, सी का आ रहा है ये कितना, 3,20 और 2 3,22, सी आर डी आर का 3,22 आ रहा है सी का, और इस 3,22 में से सी आर वाले माइनस करने, तो सी आर में कितना है 2,10 और 2,12, तो 3,22 में से 2,12 माइनस कर दिए तो 1,10,000 क्या आ गया, इसका भी बाय कैश आ गया। मतलब दोनों का ही डेबिट साइड का योग ज़्यादा था तो बैलेंसिंग फिगर बाय कैश में आ गया, और किसी का क्रेडिट ज़्यादा आता तो टू कैश में ट्रांसफ़र कर देते। ओके, ये बन गया तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो है ना, ये बाय बैलेंस बी डी पहले, टू बैलेंस सी डी पहले आता है, बैलेंसिंग फिगर क्या आता है बाद में आता है। इसे पूंजी का समायोजन बोलते हैं। ये पूंजी का समायोजन है कि सी डी बाद पहले निकालो, बैलेंस सी डी क्या निकालो पहले निकालो, और बाकी एडजस्टमेंट क्या करना उसके बाद करना। ओके, तो यहाँ तक आपने क्या कर लिया, बैलेंस सी डी वी डी सब क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए और बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, और बैलेंसिंग फिगर कैश अकाउंट में क्या किया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब आती है फाइनली, आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा। फाइनली हमें क्या बनानी है, अब सवाल की बैलेंस शीट बनानी है कि सवाल की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। चलिए अब सवाल का चिट्ठा देखते हैं हम, चिट्ठे की तरफ चलिए। यह आ गई आपके न्यूमेरिकल की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई लफड़े वाला काम नहीं है, बैलेंस शीट तो एकदम आसान है। इस चैप्टर के अंदर सबसे इजी काम बैलेंस शीट का है, मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल में तो इतना ताम झाम वाला बिखेरना नहीं पड़ता। सबसे पहले आ जाओ कैपिटल में। कैपिटल किसकी, बी और सी की। ये ऊपर निकालिए तुम लोगों ने, 4 लाख और 3 लाख। ये आ गई 4 और 3 कितनी हो गई, 7। फिर ए का लोन, ए का लोन ए के पूंजी खाते का बैलेंस था जो आपने काउंट किया था, कितने रुपए, 2 लाख रुपए। एज लोन कितना था, 2 लाख रुपए का था। ठीक है, ये उसका बैलेंसिंग फिगर आया था, वो है। फिर डब्ल्यू सी आर तो अन्य सूचनाओं में दिया हुआ था ना कि डब्ल्यू सी आर, चौथे पॉइंट में कि डब्ल्यू सी आर 8,000 रखना है, तो 15 था, हमने 8 रख लिया, 7,000 हमने पूंजी खाते में पहले से क्या कर दिया है, बांट दिया है। फिर बारी आती है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर देखो पुराने वाली बैलेंस शीट में 50,000 के थे, तो इस नए वाली में भी कितने हैं, 50 है, क्योंकि उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब आ जाओ एसेट साइड के अंदर, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की थी, बट नीचे दिया हुआ था 30% बढ़ानी है, तो 2 लाख का 30% होता है 60,000, तो मैंने लिख दिया 260। मशीन था, मशीन 20% कम करनी थी, तो मशीन 3 लाख की थी, 3 लाख का 20% कितना हुआ, 60,000 कम कर दिया, तो मशीन की वैल्यू कितनी बचेगी, 240। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग प्लस हुई है 60, और बिल्डिंग क्या, मशीन क्या हुई है, माइनस हुई है 60। फिर आता है स्टॉक। स्टॉक पहले भी 1 लाख था, तो अभी भी 1 लाख है, उसमें चेंज नहीं हो रहा। डेप्टर 1,10 के थे, पीबीडी तो ख़त्म ही हो गया क्योंकि बैड डेप्ट हो गए थे, तो 1,10 के डेप्टर थे, 17,000 रुपये बैड डेप्ट हुआ, तो 1,10 में से 17,000 का बैड डेप्ट मैंने माइनस कर दिया, तो 93,000 क्या आ गया, मेरा डेप्टर्स का बैलेंस आ गया। फिर बारी आती है किसकी, कैश की, कि कैश कितना रखना है। देखो आपकी सवाल की बैलेंस शीट में कैश दे रखा है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद हमने जाने वाले को 50,000 रुपये पेमेंट किया, सवाल में लिखा हुआ था ए को 50,000 रुपये पेमेंट करना है, तो 1 लाख में से मैंने 50,000 जो ए को पेमेंट किए वो माइनस कर दिए। ओके, फिर सवाल के अंदर जब तुम लोगों ने पूंजी खाता बनाया, सवाल में जब आप लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आपने दोनों तरफ ये बाय कैश लिखा है, ये देखो यहाँ पे, ये बाय कैश बाय कैश का मतलब कैश आ रहा है, तो ये बाय कैश वाले दोनों अमाउंट आपको कैश में क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कैश में यहाँ पे ऐड कर दिया, 1,05,000 प्लस 1,10,000, तो 1 लाख का कैश दिया था, 50,000 हमने जाने वाले को पेमेंट किया, 1,5 और 1,10 बाय कैश बी और सी का आया था, तो नेट कैश आ गया काट पीट कर कितना, 2,65,000, और दोनों साइड का योग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है 958 और 958। इस सवाल में केवल कैश का ही लफड़ा था कि 1 लाख कैश दे रखा है, 50,000 पेमेंट कर दिया, माइनस कर दो, और बाय कैश दोनों क्या ला रहे हैं, नगद ला रहे हैं, तो उन्हें क्या कर दो, प्लस कर दो, और बैलेंस शीट दोनों साइड की क्या कर रही है, बराबर मैच कर रही है 958 से। ओके, अब एक बात, ये सारा काम तुम्हें फिर कॉपी में साथ के साथ करना है, और तुम भाई ट्राई करो कि इन्हें समझा जाए। ये एक बार में समझ नहीं आता तो तुम 2-3 बार कर लिया करो, जैसे जैसे मैं बोलूँ लिख के देख लिया करो, मगर तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि कब स्कूल लगे, क्या सिस्टम हो क्या नहीं हो, ये तो अब किसी को एक बार नहीं पता। तो जब स्कूल गएगा तो अपन इससे आगे का सिलेबस करेंगे एक बार, न कि इनको लेके बैठेंगे दोबारा।
तो एक बार तुम ट्राई किया करो कि ये सवाल फेयर कॉपी में भी किए जाएँ, प्लस एक दो बार इनकी प्रैक्टिस की जाए। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, किताब सामने रखोगे, पढ़ोगे, तो धीरे धीरे खुद ही समझ आने लग जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।